जय हिंद। तो सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना क्लास। आप लोग देख रहे होंगे और रेगुलर जो भी जुड़े हुए हैं उनको पता होगा जो आज क्लास नंबर 7वां है, ठीक है। और इसमें जो है सो एकल विस्थापन से बनने वाला और आज जो है सो केमिस्ट्री का जो से 1 से 2 पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए। कुछ मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब संघर्ष करता है कोई भी व्यक्ति हो, उस संघर्ष में क्या होता है कि आदमी अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। यानी कि संघर्ष में आदमी जो होता है अकेला होता है और सफलता में तो दुनिया उसके साथ होती है। जब जग ने, ये पूरी दुनिया ने जिस पर हंसा है तभी ने उसी ने इतिहास रचा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसके बाद जो हम अपना क्लास को शुरू करते हैं। बिना टाइम गवाते हुए, काफ़ी टाइम अमूल्य से होता है। आप पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुंच जाए जब वीडियो अपलोड किया जाए तो, ठीक है। और अध्ययन सागर बाय डीके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी जुड़ सकते हैं। अध्ययन सागर बाय डीके ऑफिशियल चैनल है एक मेरा, तो अध्ययन सागर बाय डीके वाला या अध्ययन सागर बाय डीके ऑफिशियल या अध्ययन सागर बाय डीके, तीनों चैनल मेरा ही है। तो चलिए उसको भी आप सपोर्ट दिखा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार को शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो भी पढ़ना चाहते हैं और मेरा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं चौथा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का 10 प्रकार था। रासायनिक अभिक्रिया के कितनों भागों में बांटा गया था? तो 10 भागों में। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका पिछला वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी समझ में आएगा, यहाँ से भी समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको छूट नहीं जाए तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को, समूह मतलब समझते हैं ना, ग्रुप। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित यौगिक, आप लोग को पता होगा कि जिसका सूत्र बनता है तो यानी कि यौगिक बनेगा जब 1 से 2 अधिक पदार्थ मिलेगा तब ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं कि यौगिक क्या होता है? तो जिसका दुनिया में सूत्र है, यानी कि वैसा पदार्थ जिसका सूत्र बना उसको क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे कि दूध का कोई सूत्र नहीं है तो यह यौगिक नहीं है, ठीक है। लेकिन पानी का तो सूत्र है। हाइड्रोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन एक पदार्थ यानी कि गैस है। फिर ऑक्सीजन एक क्या है? गैस है। और दोनों के मिलने से क्या बना? तो जल बना, यानी कि H2O बना। तो ये क्या है? यह एक यौगिक है, ठीक है। तो वही कहता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित है। यानी कि जैसे कि H2 है, H2 और प्लस O2 कहता है और दोनों क्या मिलकर H2O, और दूसरा परमाणु क्या करता है कि H2O को विस्थापित कर, यानी कि अलग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, टुकड़ा कर दिया जाता है, विखंडन कर दिया जाता है। तो उसे एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि वैसा परमाणु या परमाणु के समूह जो दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा जैसे उसको तोड़ दिया जाए या टुकड़ा कर दिया जाए, विखंडन कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो एकल विस्थापन, यानी कि एक ही परमाणु के द्वारा तोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर और भी अच्छा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पर दिया गया है आप लोग को कि कहता है कि जैसे किसी कम क्रियाशील धातु को, यानी कि कम क्रियाशील धातु यानी कि कम क्रियाशील यानी कि कम एक्टिव धातु को अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित करना। यानी कि कम क्रियाशील है, यानी कि मान कर चलिए कि कोई कम ताकतवर है और कोई ज़्यादा ताकतवर, साथ को दोनों के लड़ाने के बाद क्या होगा? तो ये वो टुकड़ा यानी कि टूटेगा ही, यानी कि हारेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर है Fe यानी कि लोहा
और CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट है, दोनों को जो है सो रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, जोड़ा जाता है, तो FeSO4 प्लस Cu तैयार किया जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को पता होगा कि कैसे बनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, और यह प्लस हो जाएगा। तो Fe जो है SO4 से इससे अभिक्रिया करता है माइनस वाला से, तो आप लोग को पता होगा कि प्लस वाला जो है सो माइनस वाला से रासायनिक अभिक्रिया करता है और माइनस वाला प्लस से, तो यहाँ बन जाएगा FeSO4, तो यह बन गया FeSO4। और इसके बाद बेचारा Cu को जो है सो अलग कर दिया, यानी कि यहाँ पर तांबा को अब अलग हो गया। तो ये बना लिया क्या, फेरस सल्फेट बना लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट और लोहा मिलकर फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को साइड कर दिया। ये तो वही कहता है कि किसी कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित, यानी कि कोई कम क्रियाशील धातु है और बड़का क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील, जैसे कि बम देखते हैं कि कितना शहर को ले डूबता है या तबाह कर देता है, ठीक है। उसी तरह आगे नेक्स्ट समझ लीजिए, इसमें कहता है कि जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट में, लोहे की कांटी को जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, विलयन मतलब समझते हैं ना, जल में मिल जाए पूरी तरह से, जैसे कि चीनी क्या हो गया, विलयन हो गया, ठीक है, चीनी क्या हो गया, विलयन हो गया, नमक क्या हो गया, विलयन हो गया। तो जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर तांबा को विस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, कॉपर जो है तांबा यानी कि इसको विस्थापित यानी कि अलग कर दिया। देखिए यहाँ पर साथे था, कॉपर सल्फेट जो था वो साथे था, लेकिन जब लोहा जो इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया किया तो कॉपर सल्फेट यानी कि लोहा और ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ, ये फेरस सल्फेट बना लिया और बेचारा कॉपर को अलग कर दिया। दूसरा उदाहरण में देख लीजिए कि तांबा और प्लस AgNO3 जैसे दोनों के रासायनिक अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ कि यह प्लस वाला तो था ही, यह माइनस वाला और यह प्लस वाला, ठीक है, ये बना लिया अपना, इसके साथ अभिक्रिया तो हो गया CuNO3 इंटू, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे एगो है, यहाँ भी 3 गो है, तो यहाँ पर 3 गो और ये 3 दूनी 6, यानी कि ये हो गया, इसके साथ बना लिया, बच गया बेचारा 2Ag। ऐसे समझिए सीधा सीधा कि इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लिया, बच गया 2, चांदी बच गया, इसको अलग कर दिया। यहाँ कहता है कि इससे सिद्ध होता है कि, या इससे पता चलता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है, सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है, तभी ना कि कॉपर जो है सो इसके NO3 के साथ संयोग कर लिया और बेचारा सिल्वर को जैसे अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, तोड़ दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं उदाहरण, नेक्स्ट में है कि जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट को जब रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है तो जिंक सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जबकि बेचारा कॉपर को बाहर कर देता है, यानी कि इससे पता चलता है कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रिया कौन है, तो यह जिंक सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक सल्फर, ठीक है। तो यहाँ जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तभी नहीं अपना जोड़ा बना लिया, यानी कि मानकर चलिए जैसे कोई दो, यानी कि दो पार्टी है, कितना दो दोस्त है, यानी कि A ग्रुप और B ग्रुप है, A ग्रुप और B ग्रुप है, या मान के चलिए कोई पदार्थ यहाँ पर है, कोई वस्तु है, यानी कि जो जीतेगा वो लेगा, तो यहाँ पर जीता कौन, तो जिंक ऑक्साइड जीता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट ऑक्साइड जीता। तो ये वही कहता है कि तांबा से कौन जो ज़्यादा पावरफुल है, तो तांबा से ज़्यादा पावरफुल है, एक्टिव है, क्रियाशील है, वो है जिंक, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं अब बी, यानी कि कम क्रियाशील धातु का उसके यौगिक से विस्थापन। तो पहला में हम लोग पढ़ लिए थे क्या, तो हम लोग पहला में पढ़ लिए थे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर पहला में था हम लोगों का कि किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु, यानी कि धातु कम ताकतवर धातु और ज़्यादा ताकतवर धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं बी में कहता है बी में कि कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील अधातु और उसके यौगिक से विस्थापन, यानी कि अधातु और यौगिक के साथ विस्थापन देखेंगे कि अलग कैसे होता है। चलिए यहाँ पर पहला नंबर उदाहरण देख लीजिए, इसमें है 2NaBr प्लस Cl2 और 2NaCl प्लस Br2, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए तो ये वाला प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये धातु है, तो ये क्लोरीन, तो
यहाँ पर गैस है, देख लीजिए एक बार धातु और अधातु रहेगा तो प्लस माइनस होगा, लेकिन जब गैस रहेगा तो माइनस ही रहता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन गैस है तो माइनस है। तो चलिए इसके जैसे इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, यहाँ बना लेगा 2NaCl, तो 2NaCl बना लिया, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लिया और Br को छोड़ दिया जो भूरा है। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है, तो इसे पहले दूसरा में क्या था, दूसरा वाला विक्रिया में क्या था, तो इसमें क्या कहता है कि सोडियम ब्रोमाइड, इसको क्या कहते हैं, तो सोडियम ब्रोमाइड। यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड जो है, सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में, विलयन मतलब आप लोग समझ गए होंगे, तो सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन जो है, यह क्लोरीन और क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, दोनों को प्रवाहित करने पर सोडियम ब्रोमाइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। सोडियम क्लोराइड और क्या बनता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl, और ब्रोमाइड का क्या होता है, तो Br होता है। तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमाइड बनते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड बनते हैं। विलयन में ब्रोमाइड उत्पन्न हो जाने के कारण विलयन का रंग भूरा हो जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। आगे दूसरा देखते हैं उदाहरण, यानी कि 2Ki, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड पर CO2, यानी कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो ये पहला वाला क्या होता है प्लस और दूसरा वाला तो माइनस होगा ही क्योंकि गैस है। तो यहाँ पर देख लीजिए और ये भी माइनस होगा, तो प्लस वाला माइनस, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा, आयोडीन को अलग कर देगा, आयोडीन को अलग कर लेगा। तो हम पहले जान चुके हैं अभी में कि अधातु और उसके यौगिक के साथ जो है सो अभिक्रिया कराएंगे। तो जो क्लोरीन Cl2 यह फार्मूला है, तो यह क्या है, यौगिक है, और पोटेशियम क्या है, तो यह अधातु है। ठीक है, पोटेशियम के, तो पोटेशियम जैसे मेरा अधातु है और क्लोरीन क्या है, तो जिसका फार्मूला बन गया यौगिक है, तो पोटेशियम अधातु है और क्लोरीन यौगिक है, इसके साथ अभिक्रिया कराएं, तो यहाँ बना लिया 2KCl और प्लस में आयोडीन को जैसे अलग कर दिया। ठीक है, आयोडीन के क्या किया, तो अलग कर दिया। यहाँ पर देख लेते हैं कि इस अभिक्रिया से यह पता चलता है कि ब्रोमीन और आयोडीन के मुकाबले क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, यानी कि जो जोड़ा बना लेगा, ठीक है, और जो जोड़ा बना लेगा वो अधिक क्रियाशील, अधिक ताकतवर होगा, और जरा साइड कर दिया, बाहर कर दिया, निकाल दिया, वो कमजोर ही ना होगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। आगे यहाँ पर देख लेंगे क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। अब देखेंगे जो क्रियाशील होगा, जो ताकतवर जो होगा, जो ज़्यादा एक्टिव होगा, उस धातु द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, अम्ल से कैसे हाइड्रोजन का विस्थापन करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए हम इसमें कुछ बताना चाहते हैं, जितना भी चीज जिसके साथ H लगा हो आगे कोई भी, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए HCl हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, यानी कि जिस सूत्र के आगे, जिस फार्मूला के आगे H लगा हो वो अम्ल होगा, जिसके पीछे OH लगा हो, जिसके पीछे OH लगा वो क्या होगा, तो सभी के सभी भस्म होगा। चलिए आगे बता देते हैं। तो यहाँ पर है क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से अभिक्रिया, यानी कि जो एक्टिव होगा, तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जिंक और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसी तरह रासायनिक कराएंगे अभिक्रिया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो जिंक SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर रहेगा जिंक SO4 प्लस H2O, यानी कि इसके मुकाबले में यह जिंक SO4 यानी कि जिंक सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, तो ज़्यादा अभिक्रियाशील, यानी कि एक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तभी ना हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया गया। एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, तो गैस है, और गैस को क्या से जी से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो तीर के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। दूसरा देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन या उभय विस्थापन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी के सभी लिख दिए ऑप्शन में, जो भी पूछे एग्जाम में कभी द्विविस्थापन ले ले, एग्जामिनर कभी द्विविस्थापन पूछते या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे पूछते, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, द्विविस्थापन वहाँ पूछेगा, उभय विस्थापन तो कहिएगा कि जी सर यहाँ पर द्विविस्थापन नहीं पूछा, उभय विस्थापन था, और सेम ही क्वेश्चन रहता है। तो कहता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों के विनिमय एक्सचेंज यानी कि अदला बदली करते हैं।
इस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों के विनिमय यानी कि एक्सचेंज या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो यौगिक जो होता है वो अपने सामान को अदला बदली कर लेते हैं। हम मानकर चलिए आप लोग एक कोई दोस्त है, बी कोई दोस्त है, जैसे कि सोनुआ और मनुआ है। सोनुआ क्या है, मनुआ है, यानी कि इसका सामान मान के चलिए इसको कोई 2 रुपया का, जैसे इसके पास 5 रुपया, इसके पास 5 रुपया है, इसके बाद जैसे 4 रुपया है, इसके पास कितना है, 4 रुपया। मान के चलिए इसके 5 रुपया की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, इसको 5 रुपया का जरूरत पड़ रहा है, तो ये कहेगा इससे कि दिलाओ ना 1 रुपया, फिर हम तुमको दे देंगे। फिर उसके बाद इसका 5 रुपया हो गया तो 5 वाला काम निपट गया। फिर इसको चाहे मान कर चलिए कि इससे पहले इसको चाहिए था 6 रुपया, ठीक है, इसे चाहिए था 6 रुपया, तो इससे पहले मांग लेगा क्योंकि दे दिया था, इसे कहेगा कि लाओ ना तुम 1 रुपया तुमको दिए थे, 1 रुपया तुम अपना दे दो बढ़ा कर, हमारा काम हो जाएगा। और नहीं तो दोनों का पास मान के चलिए बैट है, दोनों के पास क्या है, बैट है, तो एक एगो बैट है और एगो के पास गेंद है, तो कभी एगो से बैट मांग लेगा खेलने के लिए, तो कभी एगो से मांग लेगा गेंद। तो यानी कि अपना सामानों को अपना जैसे अदली या बदली करके दूसरे एक तो अगर मान के चलिए एगो बैट, एगो के पास बैट है, एगो के पास गेंद है, तो दोनों अदला बदली करके जहाँ बैट का जरूरत पड़ेगा तहाँ बैट से क्रिकेट खेलेगा, और जहाँ गेंद की जरूरत पड़ेगा जहाँ गेंद लाकर खेलेगा, तो क्रिकेट खेल तो हो जाएगा। उसी तरह कहता है कि दो यौगिक अपने आयनों को विनिमय यानी कि एक्सचेंज यानी कि अदला बदली करके और दो नए, ठीक है, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, काफी समझ में आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एगो है एक्स वाई, एगो है ए बी, एगो है एक्स वाई, एगो है ए बी, तो एगो के चाहिए था क्या, तो एगो के चाहिए बी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको चाहिए, तो ये पहला नंबर कर लेगा क्या, तो ये पहला वाला कर लेगा एक्स बी से, यानी कि प्लस वाला माइनस से करता है, आप लोग को तो पता होगा, ठीक है, प्लस वाला माइनस से करते हैं। यहाँ पर एक्स छूट गया है, यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स, ठीक है, बी एक्स। तो ये प्लस वाला एक्स है, वो माइनस वाला से दोस्ती करेगा, यानी कि बी से। एक्स कहेगा भाई हमारा बी से जरूरत हो, और वाई कहेगा हमारा ए से जरूरत है, तो यहाँ पर बी एक्स बना लेगा और ए वाई बना लेगा। उसी तरह आगे फार्मूला पर देखिए कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और AgNO3 है, ठीक है। तो पहला वाला क्या होता है कि प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, क्योंकि क्लोरीन भी यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है ये बना लेगा क्या, इसके NO3 माइनस वाला से, और यहाँ पर ClAg लिखा, लेकिन यहाँ पर पहले प्लस वाला को लिखना चाहिए था, माइनस वाला को लिख दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले ये लिखा आएगा। तो ये भी लिख सकते हैं क्योंकि AgNO3 भी प्लस वाला है, तो पहले उसको लिखना चाहिए, लेकिन किताब में इसी तरह दिया गया था, तो आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर बना लेगा क्या, तो पहली बार में बना लेगा यानी कि NaNO3, तो NaNO3 बना लिया, ठीक है। उसके बाद बचेगा Cl और Ag, तो ये Ag और Cl, तो Ag और Cl हम पहले बोलते हैं कि अगर दोनों को रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो मान के चलिए पहले Ag लिखे या Cl लिखे, तो पहले प्लस है Ag, यहाँ पर Cl माइनस है, तो पहले प्लस वाला को लिखेंगे, तो लिख दिए Ag और Cl। और यहाँ पर यह क्या है, तो यह एक अब क्षेप बता रहा है, यानी कि अब क्षेप मतलब कुछ ठोस है, तो ठोस को हम नीचे की तरफ दिखाते हैं, जैसे कि लोटा में या ग्लास में कुछ घोलते हैं तो कुछ बच जाता है ना अवशेष, तो नीचा जम जाता है, तो उसी को नीचा एक ही तीर से दिखाते हैं। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम और क्लोराइड से जैसे AgNO3 के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराने पर, फिर उसी तरह आपको एग्जाम्पल के तौर पर सभी तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया भी बनाना आ जाएगा। जैसे कि सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो NO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, और Cl फिर इसी Ag के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो पहले लिख दिया है Ag यानी कि प्लस वाला को लिखा है, तो उसके बाद Cl, उसके बाद सोडियम को यानी कि NaNO3 को लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या था, तो इसमें जो था वो हम लोगों को दो या अधिक यौगिक अपना जो है अदला बदली कर लेगा। तो देखिए यह क्या क्या कि NO3 जो है और Ag ये दोनों एक साथ है, और ये दोनों एक साथ है। तो सोडियम कहता है कि इसको एक बी ग्रुप वाला को, मान के चलिए इसको बी ग्रुप है, ये ए कहता है, तो ए ग्रुप वाला कहता है सोडियम कि रे भाई हमरा NO3 दे दे, ठीक है। तो बी कहता है रे भाई हमरा क्लोरीन दे दे, तो NO3 से सोडियम ले लिया NO3 और Ag ले लिया क्लोरीन, यानी कि दोनों अदला बदली कर रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है।
चलिए आगे BaCl2 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह दूसरा पार्टी है और यह दूसरा पार्टी है। पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस, यानी कि गैस को देख लीजिएगा पहले, ये प्लस और ये माइनस हो गया यहाँ पर। तो इसको कहता है ये कि भाई हमारा SO4 दे दे, तो ये कहता है कोई बात नहीं ले ले। तो यहाँ पर देखते हैं कि BaSO4 के साथ अदला बदली कर लिया और क्लोरीन जो है से Na2 के साथ अदला बदली कर लिया। तो यहाँ पर हो गया BaSO4, यहाँ पर हो गया BaSO4 और ये ठोस है तो नीचे की तरफ दिखा रहा है, यानी कि ठोस सॉलिड। और Cl जो है सो सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ बनेगा 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसी तरह उदाहरण के तौर पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फिर अदला बदली करा है। तीसरा में देखिए FeSc, यानी कि फेरस सल्फाइड और यहाँ पे H2SO4 है, तो ये H2SO4 फेरस सल्फाइड कहता है कि भाई हमारा SO4 दे दे। तो Fe जो था Fe यानी कि पहला वाला प्लस है और S है, तो S क्या है, सल्फर है, तो इसमें माइनस में है। उसके बाद यह भी क्या है, तो यह हाइड्रोजन माइनस है और ये क्या प्लस है। तो यहाँ पर देखिए FeSO4 से रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा, दोनों अदला बदली कर लेगा और H2 कहेगा हमारा S दे दे भाई, तो S ले लेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा FeSO4, तो FeSO4 फेरस सल्फेट और यहाँ पर बच गया था H2S इधर निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, गैस होता है, इसीलिए ऊपर की तरफ एरो की तरफ दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए कि CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट और प्लस H2S, यानी कि H क्या हाइड्रोजन है, सल्फर भी क्या है, तो एक गैस है, ये दोनों को अदला बदली करेगा। तो यहाँ पर कहेगा Cu कहेगा हमारा, यहाँ वाला Cu कहेगा भाई हमारा S दे दे, तो यहाँ पर CuS ले लिया। हाइड्रोजन कहेगा भाई हमारा H2SO4 दे दे, तो यहाँ पर H2SO4 यानी कि अदला बदली कर लेगा, उसका सामान वो ले लेगा, उसका सामान वो ले लेगा। उसी को क्या कहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और यहाँ पर CuS क्या है, तो ठोस है, इसीलिए एरो का चिन्ह नीचे की तरफ दिखाया गया है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग को किसी भी तरह का डाउट नहीं रहता होगा। आगे है PbNO3 + 2Ki। PbNO3, तो ये Pb कहता है भाई कि हमारा तू आई दे दे, आयोडीन दे दे, तो के कहता है भाई हमारा NO3 दे दे। अदला बदली कर लेते हैं दोनों को, के दोनों को तो चाहिए। तो यहाँ पर PbI हो जाएगा, PbI2 हो जाएगा ये, और उसके बाद बच जाएगा क्या, तो यहाँ पर बच जाएगा KNO3। तब जानते हैं कि प्लस वाला पहले लिखा था, तो KNO3 लिख लिए। और PbI जो है पीला अवक्षेप है, क्या अवक्षेप, अब समझ गए होंगे ना। जैसे कि मान कर चलिए कुछ घोलते हैं और नीचा ठोस के रूप में बच जाता है और वो नहीं घोलाता है, तो कहते हैं इसके छान कर फेंक दे, तो क्या कहता है, अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है। आगे है अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से, कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधा बात है कि जब कोई पदार्थ है यानी कि ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, यानी कि हम किसी चीज़ को घोलते हैं, चीनी या नमक को घोलते हैं, उसमें कुछ जो है नीचे बच जाता है पेंदी में और वो अलग हो जाता है, तो विलयन अलग, जल वाला विलयन घुला हुआ अलग और वो नीचा वाला ठोस जो है सो बन जाता है अलग, तो क्या हो जाता है, तो सॉलिड हो जाता है। तो ये इसी को कहते हैं अवक्षेपण। जो बच गया हमारा और निकाल कर हटा दिए हैं नीचा पेंदी वाला जमा हुआ को, इसी को क्या कहते हैं, तो अवक्षेप कहते हैं। इसमें देखिए उदाहरण के तौर पर काफ़ी समझ में आएगा। विलयन से अलग होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। विलयन से अलग होने वाला अवक्षेप पदार्थ क्या कहलाता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एरो के इधर वाला क्या कहलाता है, तो अभिकारक क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। ठीक है, अभिकारक कहलाता है। और इधर वाला क्या, एरो के चिन्ह के इधर वाला क्या कहलाता है, तो प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिफल या उत्पाद, है इसी को इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो विलयन से अलग, विलयन मतलब घोला हुआ चीज से नीचा ठोस चीज बच जाता है, उसको अलग करते हैं, तो क्या कहलाता है, सॉलिड या ठोस कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो एरो हमें ये दिखलाएगा कि अवक्षेप कौन है, यानी कि ठोस पदार्थ कौन है। तो जो पानी में घोलने के बाद जो चीज़ नीचा पेंदी या गिलास के नीचे या लोटा के नीचे बच जाता है, उसे क्या कहता है, अवक्षेप, वही अवक्षेप होता है। तो अवक्षेप को हम एरो के चिन्ह के नीचे की तरफ दिखाते हैं, गैस को ऊपर की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड और AgNO3 है। सोडियम क्लोराइड दोनों को अभिक्रिया कराएगा तो Na जो है Ag से अभिक्रिया करेगा, यानी कि Na जो था
NaNO3 से अभिक्रिया करेगा, NO जो था NO3 से अभिक्रिया करेगा और Cl के साथ अभिक्रिया, पहला वाला प्लस होता है दूसरा वाला माइनस होता है, फिर पहला वाला प्लस होता है दूसरा वाला माइनस होता है, खाली गैस नहीं रहना चाहिए, गैस हमेशा माइनस ही रहता है, ठीक है। तो NaNO3 बना लेगा, उसके बाद बच जाएगा क्या AgCl। यहाँ पर कंफ्यूजिंग होगा कि सर पहले Cl को लिखें या पहले Ag को लिखें, तो पहले प्लस वाला लिखा गया, तो देख लीजिएगा प्लस कौन है, तो Ag है, तो AgCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा AgCl। AgCl क्या है, एक मेरा ठोस है, क्या है AgCl एक ठोस है यानी कि अवक्षेप है। तो क्वेश्चन पूछेगा किन में से अवक्षेप, NaCl प्लस AgNO3 में अवक्षेप कौन है, तो अवक्षेप मेरा हो जाएगा AgCl, क्या हो जाएगा AgCl हो जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, इसका ठोस हो जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा। आगे है 7वां नंबर प्रश्न, आप देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया का 7वां पाठ की उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है आप लोग को कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल जो है अम्ल, तो आप लोग को पता होगा कि जिसका pH मान 7 से, अगला वीडियो में आगे आप लोगों को आगे पढ़ना है उदासीन और विलयन के बारे में, तो जिसका विलयन 7 से, जिसका pH मान 7 से जितना कम होगा, यानी कि 7 से जितना कम होगा उतना ही खट्टा यानी अम्ल होगा, और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो उतना ही भस्म यानी कि क्षार होता है, और जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि यह वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो होता है किसी भस्म के साथ दोस्ती करके मिल करके क्या बनाता है, लवण बना लेगा, नहीं तो जल बना लेगा, ठीक है। आगे है कि उसे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया यानी कि नेचुरलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नेचुरलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भस्म और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा जो लवण तैयार होता है, तो वो लवण तैयार होता है या जल बनाएगा, उसे क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि नेचुरलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर HCl क्या है, तो HCl आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCl है, और यह एक क्या है, यौगिक भी है कि इसका फार्मूला है, तो HCl यह हमारे आंत में पाए यानी कि पेट का जो रस होता है, यानी कि रस होता है, तो ये HCl यानी अम्ल है। NaCH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो हम लोग पहले बता दिए हैं कि जिसके पीछे OH लगा हो क्या होगा, तो वो भस्म होगा। पहचानने का अच्छा ट्रिक है, वो भस्म होगा। जिसके पीछे OH लगा, जिसके पीछे OH लगा वो भस्म होगा, और जिसके आगे H लगा हो वो अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा। तो आसान ट्रिक है, आप लोग समझ में आ गया होगा कि जिस योगी का फार्मूला के आगे देख लीजिएगा H लगा हो वो अम्ल हो जाएगा, और जिसके पीछे OH लगा वो भस्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक है HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या भस्म है, तो ये दोनों HCl और NaCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो Na जो है, Na के यानी कि H जो है हाइड्रोजन किसके साथ, तो OH के साथ अभिक्रिया करेगा, और Cl जो है सो Na के साथ अभिक्रिया करेगा, तो NaCl प्लस H2 यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है, तो ये है मेरा लवण हो जाएगा, और H2 क्या है, तो जल है। यहाँ पर देख लीजिए अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया कराए तो लवण और जल बना ना, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए दूसरा उदाहरण में कहता है कि आपको उदाहरण के तौर पर एक भी डाउट आपको नहीं बचेगा। H2SO4 क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल देख लीजिए, पहले क्या है, तो H है, तो H हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 भी होता है। इसी के तौर पर आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चलेगा, और उसके साथ है 2KOH, तो OH पीछे है, तो इसका मतलब ये भस्म है। तो दोनों को, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन करेगा किससे दोस्ती, तो हाइड्रोजन जो करेगा वो O से दोस्ती करेगा, क्या करेगा, O से दोस्ती करेगा, O से दोस्ती करेगा ये, और यहाँ पर यानी कि H से दोस्ती करेगा, किससे दोस्ती करेगा, H से दोस्ती करेगा, और SO4 जो है 2K से दोस्ती करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो K2SO4 हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा H2O, क्या बजेगा, H2O बजेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 2 H2O यानी कि संतुलित भी आपको करना आना चाहिए, तो यहाँ पर संतुलित करके दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 H2O, यहाँ पर 1 H2O, यहाँ पर 4 H2O हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या H2O है, तो 2 और 2
3 गो और ऑक्सीजन क्या गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देख लीजिए क्या गो है, तो आगे वाला जो पावर होता है सभी के लिए होता है, तो यहाँ पर भी 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, और वहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या गो है, तो 2 गो, तो यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन क्या गो, 2 दूना 4 गो हो गया ना, तो ये क्या हो गया, तो पोटेशियम सल्फेट और जल बना लिया है। तो पोटेशियम सल्फेट यह मेरा क्या हो गया, लवण, और H2O क्या होता है, तो जल होता है, तो ये हमारा जल और लवण बना लिया, ठीक है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसमें उदाहरण में नोट्स करके जाए कि इन अभिक्रिया में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुण को क्या करता है, लक्षण को नष्ट कर देता है, अम्ल और भस्म। 8वां नंबर है आप लोगों की कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसमें जो मिलनता होगा वो प्रकाश के माध्यम से होगा, बिना सूर्य के प्रकाश, वो नेचुरल लाइट के माध्यम से होगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, यानी कि घटता हो, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए प्रॉपर तरीका से, अगर वह नहीं मिलता है तो देखिएगा कि छांव में कोई पौधा अच्छी तरह से नहीं होता, मुरझाल मुरझाल रहता है, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करने का मतलब है कि आप लोग लिख सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में हो, प्रकाश रहते हुए हो, घटता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रहेगा तभी यह अभिक्रिया होगा, और प्रकाश नहीं रहेगा तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए H2 यानी कि हाइड्रोजन और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस है, दोनों को जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, दोनों को मिलनता कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो यह बन जाता है 2HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, तो यहाँ पर दोनों होने चाहिए, तो हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया और क्लोरीन भी 2 गो हो गया। हम पहले भी बता दिए जो आगे वाला पावर होता है दोनों के लिए होता है, जितना भी क्यों नहीं है उसके साथ, ठीक है। तो ये 2HCl हो गया, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, और यह प्रकाश की उपस्थिति में संभव है। क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में संभव है। यहाँ पर आप लोग प्रकाश लिख लीजिएगा, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं, सागर बाई डी के इंस्टाग्राम से भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जैसे नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल किए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन हम पहुँचा देंगे, आप लोग खाली नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। दूसरा में यहाँ पर देख लीजिए कि 6CO2 है, और प्लस में यहाँ पर G दे दिया है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं गैस, और नहीं तो यहाँ पर भी आपको जैसे एरो ऊपर की तरफ दे देगा तो वो भी समझ लीजिएगा गैस, तो गैस ऊपर ही निकलता है। और यहाँ पर 6H2O और I है, ठीक है। तो I से क्या दर्शाते हैं आप लोग कमेंट्स में बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 6CO2, तो ये बना लेगा क्या, 6CO2 जो है किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये पहला वाला जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा, और ये जो है O ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर बना लेगा 6H12O, यानी कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर 6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। आप बिलियन को किस में दर्शाते हैं, तो एकवश, यानी कि एकवश लिख देगा तो वो बिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो C6H12O6 तो बिलियन है ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, तो जल में घुल जाता है पूरी तरह से, तो ये एकवश हो क्या है, यानी कि बिलियन हो गया। तो ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। बेचारा बच गया बाहर क्या गो, तो हाइड्रोजन बच गया 12 गो, यानी कि 6 दूना 12 गो। तो ऑक्सीजन गैस जी है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन बच गया कितना, 12 गो बच गया, क्योंकि पावर है तो 2 गो इधर है, 6 गो, तो 6 दूना 12 गो। यहाँ पर देख लीजिए कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ, तो ग्लूकोज अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस अलग हो गया। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर देख लीजिए जब प्रकाश के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हो जाता है Ag प्लस Cl2, Ag और प्लस Cl2 यहाँ पर, तो Ag अभिक्रिया करेगा किसके, तो यहाँ पर अलग हो गया, दोनों अभिक्रिया था, तो प्रकाश जब दिए तो ये टूट कर क्या बना लिया, तो 2Ag, यानी कि सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो गया। यहाँ पर दोनों रिएक्शन किए हुए था, यानी कि इसका मतलब कि इस तरफ था, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे ना तो AgCl हो जाएगा, 2AgCl हो गया। तो पहले 2AgCl था, लेकिन प्रकाश इसमें दिए, लाइट दिए, तो ये सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो गया।
चौथा यहाँ पर देख लीजिए फिर है AgBr। तो यानी कि इसको जब हम जोड़ेंगे, मान के चलिए इसको थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, तो 2AgBr जोड़ेंगे तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा, AgBr हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। जब इसको प्रकाश देंगे तो प्रकाश देने पर फिर 2Ag अलग और Br यानी कि सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए कि 2Ag यानी कि तो सिल्वर आयोडाइड को जब जोड़ेंगे, सिल्वर आयोडाइड जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, यानी कि इस तरह का हमको यौगिक प्राप्त होगा, पदार्थ प्राप्त होगा, प्रतिफल प्राप्त होगा। और जब इसको हम प्रकाश देंगे, ठीक है, जब इसको इसी को हम इसको दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, ये हमको सिल्वर आयोडाइड हो गया। और जब हम सिल्वर आयोडाइड को इसको जब हम प्रकाश देते हैं, प्रकाश यहाँ पर देते हैं, लाइट देते हैं, तो हमको सिल्वर अलग और आयोडाइड अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है इस कारण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया जाता है। यानी कि जो फोटोग्राफी यानी कि कैमरा वाला जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि ये वाला जो है आप लोगों को ये इसका जो है सो लेप चढ़ाया रहता है कैमरा के आगे, ठीक है। कैमरा के आगे किसका लेप चढ़ाया रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के आगे। तो यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली कौन सी जैसे किसका लेप चढ़ा होता है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में टिक कर दीजिएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया रहता है। यहाँ पर 9वां नंबर में है ऑक्सीकरण उपचयन और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको बच जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया, इसको भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को दहन बच जाता है। उसके बाद यानी कि एक क्लास आ गया, 7वां है, 8वां क्लास में जैसे आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, इससे बनने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव VBI करा देंगे, जो कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कब पूछा गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जैसे ऑल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर फटाफट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।